हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर आइंस्टाइन एकेडमी। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग एक रैपिड सीरीज चला रहे हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट ऐड ऑन करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आज जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। किसका है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे ऑर्गेनिक को आसान अगर बनाना है तो यह चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं सीटी में तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है सर? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये समझ गए तो पूरा चैप्टर आसान लगने वाला है। अगर ये नहीं समझे तो फिर आगे हाइड्रोकार्बन में दिक्कत आएगी, हैलोजन डेरिवेटिव में दिक्कत आएगी। इस तरीके के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ने जाओगे ये मेन होता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें तो सबसे पहला सर बेसिक वही इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। जैसे उसमें डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। तो इससे एक सवाल देखने को कभी कभी मिलता है। अब तो यहां तक कि जेई में भी सवाल पूछने लगा है और आपको पता ही है जेई और सीईटी का सिलेबस सेम हो चुका है। लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है यहां का सवाल वहां देखने को मिल जाए आपको। दूसरा सर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है आपका आयुपैक। आयुपैक कभी कभी मतलब हो सकता है रद्दी टाइप सवाल जैसे बोल सकते हो कि उसका फुल फॉर्म ही पूछ ले आपसे। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आयुपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है थोड़ा सा आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग थोड़ा ही बस टच करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको पता है हैलोजन डेरिवेटिव में सर ऑप्टिकल पढ़ाया जाता है, हाइड्रोकार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाम का एक हम लोग आइसोमर्स पढ़ते हैं। अगला सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में हम लोग पूरा मैकेनिज्म, एक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन की कैसी मैकेनिज्म होती है वो सारी कहानी हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं सर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है बेसिक क्वेश्चन पूछ लें कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन अगर जनरल देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक क्लियर है? पक्का? तो दूसरा सर एक और अच्छा सवाल यहां से पूछा जाता है कि बताओ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो उस कंपाउंड का नाम था यूरिया। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, कंपाउंड हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसको बोला जाता था जो प्लांट और एनिमल से डिराइव होते थे। इनऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जो आपका मिनरल से डिराइव होता है। किससे डिराइव होता है? मिनरल से। तो इसका मतलब सर क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब वगैरह में नहीं बना सकते? उसी चीज को गलत प्रूफ किया था एफ पोलर भाई साहब ने। इन्होंने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उससे क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वहीं से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल के लाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस पर बहुत बार मतलब हो सकता है स्टेटमेंट बेस में सवाल दिख जाए कि क्या बताओ लैब में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए या साइंटिस्ट का नेम ही पूछ लिया जाए। अच्छा, इन्होंने पहली बार बताया था इसलिए कई का इनको बोला जाता है आपका फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं सर? एफ पोलर भाई साहब को। अब बात करें सर अगले टॉपिक की, तो उसका हम जान गए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। अगला सवाल जो पूछा जाता है कभी कभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से सवाल पूछा जाता है। तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा अगला हेडिंग हम लोगों ने लगाया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसी से सवाल पूछा जाता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को अगर देखें तो ये अपना किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग जिग-जैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जिग-जैग का मतलब क्या होता है? जैसे सांप चलता है, सांप चलता है ऐसे ऐसे कुछ, उसी को क्या बोलते हैं? जिग-जैग पैटर्न। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है और यहां पर कोई भी हाइड्रोजन एटम को हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में नहीं दिखाते हैं। अगर सपोज करो कोई हेट्रो एटम आए, हेट्रो एटम का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, हेलोजन्स हो गए, इनको हेट्रो एटम बोला जाता है। हेट्रो एटम को भी हम जिग-जैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं या आप बोल सकते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है।
डबल बॉन्ड को डबल डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को एक छोटा सा एग्जांपल लूं, प्रोपेन को अगर अपने को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, प्रोपेन का अगर अपने को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है तो प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? CH3 CH2 CH3। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाना है तो कितने कार्बन दिख रहे हैं सर? 3। तो 3 कार्बन को दिखाने का तरीका कुछ पैटर्न इस तरीके से होता है। ये जहां पर दो लाइन आपस में कट हो रही है वहां पर एक कार्बन एटम रिप्रेजेंट किया जाता है, और जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये वाला भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें टोटल 3 कार्बन है सर। और बाय डिफॉल्ट जहां पर आपका हाइड्रोजन मेंशन नहीं है वहां पर आप सपोज कर सकते हो एक ही बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन यहां पर, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन यहां पर, 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन यहां पर। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कभी भी हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुन लो, क्योंकि जेईई 2024 में भी सवाल पूछा गया है और आपके सीईटी में भी मतलब सवाल पूछा जाता रहता है। तो ध्यान से देख लो इस सवाल को। इस सवाल को अगर देखोगे तो जो महाराष्ट्र बोर्ड की किताब है उसमें आप देखोगे पेज नंबर 205 क्लास 11th में, वहां पर एक टेबल दिया गया है ऊपर ही एकदम टॉप ऑफ द पेज। उस टेबल से ये डायरेक्ट सवाल पूछा है, जेईई ने पूछा है। तो सीईटी में तो चांसेस और भी बढ़ गए सर, सीईटी में तो और भी चांसेस बढ़ गए। तो इसका मतलब वो टेबल अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से सवाल आएगा तो पक्का चांस है उसी टेबल से पूछा जाएगा। अगर आगे बात करें तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत है, इसमें बहुत सारे मतलब और भी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप सॉलिड बेस डैश देखते हो, या आप देखते हो कौन सा रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंडेंस फॉर्म हो गया, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया, पर उस पर सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका किससे पूछा जाएगा? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से। आगे अगर बात करें तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में मेंशन किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें मैंने बोला था इंट्रो से एक सवाल पूछा जाएगा। इंट्रो में ही अपना हम लोगों ने लिखा था डिग्री, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है इंट्रोडक्शन में जहां से सवाल पूछा जाएगा वो है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो एक कार्बन कितने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुम्हारे सामने एक स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस तरीके से, तो यहां पर ये अभी हम लोग प्रोपेन का बनाए थे, ये सर एक कार्बन यहां पर, ये दो जो मार्कर जुड़ रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है सर? एक बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब इसने एक, इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया? एक लोगों के साथ। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी होगी सर? 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 लोगों के साथ बॉन्ड बनाया है। ये कितने लोगों के साथ बॉन्ड बनाया है? 1। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। तो इस तरीके से आप डिग्री वगैरह डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर 4 एग्जांपल दे दिया है। और कभी कभी 1 डिग्री को ही प्राइमरी कार्बन बोला जाता है, 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्सरी कार्बन बोलते हैं, और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। 4 डिग्री को क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लिखकर मिल रहा है तो वहां पर प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह भी पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल तुमको दिखाता हूं, सीटी 2022 का ऐसा कुछ सवाल था, एक कंपाउंड दिया गया था, ये आपका 2022 में पूछा गया सीटी का सवाल है। यहां पर उन लोगों ने पूछा था कि बताओ प्राइमरी कार्बन कितने हैं। क्या पूछा गया था? प्राइमरी कार्बन कितने हैं। तो प्राइमरी कार्बन निकालने के लिए हम देखेंगे सर कि ऐसा कार्बन मिल जाए जो सिंगल बॉन्ड बना रहा हो अपने कार्बन के साथ। इसका मतलब इस कार्बन भाई साहब से पूछोगे कान में जाके तो ये बताएंगे कि कितने लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो इनसे पूछा गया तो ये बोले तो मैं एक इधर जुड़ा हूं, एक इधर, एक इधर। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई सर? 3 डिग्री। इसका डिग्री अगर निकालेंगे तो 2 लोगों के साथ जुड़ा है 2 डिग्री, ये भी 2 लोगों के साथ जुड़ा है 2 डिग्री, ये भी कितने लोगों के साथ जुड़ा है? 3। एक इधर और एक ऊपर की तरफ 3 डिग्री। ये कितने लोगों के साथ बॉन्ड बनाया? 2 लोगों के साथ, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। और यहां पर भी एक कार्बन है जो 2 लोगों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ध्यान से देखो, ये भी तो कार्बन है, यहां पर भी तो लाइन जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा सर? 2 डिग्री। तो यहां पर कोई सर प्राइमरी कार्बन दिखा ही नहीं, तो इसका मतलब प्राइमरी कार्बन नहीं दिखा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा सर? 0। वहां पर एक ऑप्शन में उन लोगों ने मेंशन भी किया था प्राइमरी कार्बन कितने हैं सर? 0 है, तो उसका आंसर कितना आया था? 0। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं डिग्री के ऊपर। आगे बात करें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, अल्कोहल, इन सब की डिग्री हमेशा एक जैसी चलती है। जैसे अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, हैलोजन या अल्कोहल की बात करूं, ये जिस कार्बन की डिग्री पर अटैच होते हैं वही उनकी डिग्री होती है। जैसे प्राइमरी कार्बन पर अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी पर अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, टर्सरी पर अटैच्ड है तो टर्सरी। अच्छा एक चीज और, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है?
4 5 6 7 कितने? तो कार्बन की जो खास प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड बनाता है सर? आपका 4। इसका मतलब अगर पहले से ही वो 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो किसी और भी एटम को जोड़ने की शक्ति उसमें नहीं है। इसका मतलब 4 डिग्री कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट डिग्री ऑफ कार्बन। 4 डिग्री का कार्बन होगा, इसके अलावा 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं। 4 डिग्री अल्कोहल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो जिस डिग्री ऑफ कार्बन पर अटैच्ड हैं वही उनकी डिग्री है। इसका मतलब पहले से अगर कार्बन 4 डिग्री है तो जोड़ ही नहीं सकता। अब यहां रियल लाइफ में देखोगे तो 4 नहीं 5 6 बॉन्ड बनाते हैं, पर कार्बन भाई साहब 4 ही बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखना ना। अगर कोई तुमसे पूछ ले बताओ कि इसमें क्वार्डिनरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो तुरंत उसको चाटा मारना और बोलना क्वार्डिनरी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। अमाइंस, अमाइंस का अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो अमाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर NH2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NH2। अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन आपका 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो उसको बोलते हैं टर्सरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसको अमाइन ना बोल के अमोनियम आयन बोला जाता है। और एकदम जो लास्ट में दिख रहा होगा आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। ये डायरेक्ट तो सवाल नहीं पूछा गया है पर इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछा गया है। जैसे आइसोमेरिज्म में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने में हेल्प करता है, तो इसको अलग से हम लोग केस बना के 2 फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं, उससे आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह निकल जाया करेगा और आइसोमेरिज्म में आप आसानी से आइसोमर्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? DU। DU अगर निकालना है तो उसके लिए हम 2 अलग अलग केसेस बनाते हैं। पहला केस है व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। कई बार क्या होता है आपको स्ट्रक्चर दिया जाता है, कई बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है। तो अगर स्ट्रक्चर गिवन है, अगर उसका अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है या डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग। सेकंड, जब आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा तो वहां पर DU निकालने का तरीका होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। जहां आपका C है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर इसके अलावा कुछ आया तो क्या करूंगा सर? उसको इग्नोर कर देना, जैसे तुम्हें लोग करते हैं। तो उसको इग्नोर करके, जैसे फॉर एग्जांपल C3H6O दिया है तो यहां पर ऑक्सीजन आ गया सर, इसका DU कैसे निकालूंगा? ऑक्सीजन नहीं इस फॉर्मूले में है तो इस ऑक्सीजन को मतलब फॉर्मूले में पुट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अपने को कैसे निकलेगा सर? यहां पर कार्बन का नंबर कितना है सर? 3, तो 3+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है सर? 6, और हेलोजन कितना है सर? 0, नाइट्रोजन कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर 4 - 3 = 1। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का DU कितना आ गया? 1। अब जैसे DU 1 आया ना तो अपने दिमाग में चलना चाहिए इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। नाम में ही पता चल रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब सैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब हो सकता है रिंग प्रेजेंट हो सकता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इस तरीके से हम लोग अलग अलग केसेस बना के अलग अलग आइसोमर्स निकालते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ एल्डिहाइड पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ कीटोन पॉसिबल हैं, या एक डबल बॉन्ड कंटेन करने वाला अल्कोहल बता दो। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। अगला टर्म है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो डेफिनेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेते हैं। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि मतलब जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसी टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो A और B दो लोगों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, यहां पर अभी के लिए मैं सपोज करके चल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ज्यादा है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो इसका मतलब सर A अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? जो ये बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग की वजह से, ये क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा, और जो पुल करेगा उसी टेंडेंसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें अपने 3 कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जिसको अपने को याद ही करना है। ये आपका नीट 2024 में भी इस टाइप का डायरेक्टली एक मतलब लगभग मिलता जुलता दिखा था सवाल, तो सीटी में भी रिपीट होने के चांसेस है। जैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन और हाइड्रोजन में बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या जाएगा? तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन। अगर
डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड अपने को कार्बन दे दिए है, जैसे sp, sp2, sp3, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, फिर होता है आपका sp2, फिर होता है आपका sp3। और एक थोड़ा सा ये और भी इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि कई किताबों में मेंशन भी नहीं होता है और सवाल पूछे जाने के चांसेस कम है, पर हाँ जब आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हो वहां पर हो सकता है पूछा जा सकता है ये कि sp और नाइट्रोजन में अगर आप देखोगे तो आपका sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन नाइट्रोजन। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है अपना सर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के ऊपर उसके सराउंडिंग एटम को हटाने के बाद जो चार्ज प्रेजेंट होता है, इमेजिनरी चार्ज, उसी को बोला जाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन में अगर मैं पूछूं कार्बन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इन चारों सराउंडिंग एटम मतलब क्या है, जो इसके अगल बगल वाले लोग हैं उसको हटा दीजिए और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वही इसका क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है सर? आपका कार्बन। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा? -1, इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड टूटेगा +1 -1, इसके ऊपर +1 -1, इसके ऊपर +1 -1। तो नेट जो कार्बन के ऊपर चार्ज आया वो कितना है सर? आपका -4। तो इसका मतलब कार्बन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपका? -4। इस कंपाउंड में आपका कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -4। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल सर सेम, यहां पर कार्बन कार्बन आइडेंटिकल है और अभी हम लोग आगे देखेंगे ये वाला कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है सर? sp3। ये भी कैसा है आपका? sp3। ये दोनों सेम एटम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, दोनों की तरफ चार्ज क्या जाने वाला है? 0 0। और ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर -1 +1, ये वाला बॉन्ड टूटेगा -1 +1, ये वाला बॉन्ड टूटेगा +1 -1। तो नेट चार्ज इस कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा? -3। वही सेम तरीके से इसके ऊपर भी चार्ज किया जाएगा -3। और ये सवाल आप कमेंट में फेंक के मारोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इन सबको देखते हुए फिर एक बार इसमें ट्राई करना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहां पर आपका ये sp2 कार्बन है और ये sp2 है और ये आपका sp3 है। तो ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर जैसे हम लोगों ने 0 0 दिया है, यहां पर आपका 0 0 नहीं दिया जाएगा। इतना हिंट मेरे हिसाब से काफी है, एक बार ट्राई करना। अगर ना बने तो कमेंट में आप पिन करना, हम लोग आंसर आपको पहुंचाएंगे। अगला टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब और पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो पहला बॉन्ड इन जनरल किसी भी दो एटम्स के बीच में बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है सर? सिग्मा। और इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर दो लोग मिलके आपस में दो बॉन्ड बना रहे हैं तो इन जनरल बोला जाता है जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा वाला कैसा होता है? पाई। अगर इसी तरीके से एक कोई अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो पहला क्या होगा? सिग्मा, और दोनों कैसे होंगे सर? पाई बॉन्ड होंगे। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, और एक सिंगल बॉन्ड में 1 आपका सिग्मा पाया जाता है। एक ताजा अभी सवाल आया है जेईई 2025 में, देख लो कैसे मतलब सिग्मा पाई कैलकुलेट किया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या उन लोगों ने पूछा था, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन हेक्स 1 in 4 इन आर, ये सवाल पूछा था। अब थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा सा पहले मैं क्यों लिया हूं, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई में ये थोड़ा सा फिट बैठ रहा था। अब ये सर देख के डरना नहीं है, ये आगे हम लोग आयुपैक में पढ़ने वाले हैं तो आप सीख जाओगे। अगर अपने को इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप ध्यान देते हो वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट हेक्स बोला है, इसका मतलब टोटल कार्बन कितने आने वाले हैं सर? 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सफिक्स। तो यहां पर एक सफिक्स है इन और एक सफिक्स है आइन, और नंबर उनका क्या है सर? 1 और 4। अभी यहां 1 और 4 कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। नंबरिंग कर लो इस चेन की 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर नंबर दिखने लगा। 1 पर क्या दिख रहा है सर? इन, इसका मतलब 1 पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और 4 पर क्या दिख रहा है? आइन, इसका मतलब 4 पर क्या आ जाएगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से अभी थोड़ा सा हम लोगों ने स्केलेटल तैयार किया है इस आयुपैक का। अब यहां पर अगर देखोगे ध्यान से तो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन। यहां पर 2 ही बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन के साथ। यहां पर 4 बन गए हैं। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें अगर सिग्मा और पाई देखोगे तो ये एक बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, फिर उसके बाद ये सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे सर? टोटल 13। फिर पाई अगर देखोगे तो पाई 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो टोटल पाई कितना आ जाएगा तुम्हारा सर? 3। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 13। और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। छोटा सवाल होता है, बस तुमको यह देखना है कि एक अगर कहीं सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो कौन सा होता है? सिग्मा।
अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा होगा, एक सिग्मा और एक पाई, और एक अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई। याद रख लोगे, पक्का? आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखते हैं अगला कंपाउंड है अपना बेंजीन। ये जो प्यारा सा कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन में दो तीन तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो बहुत प्यारा सवाल होता है कि सिग्मा रेशियो पाई, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें सिग्मा रेशियो पाई कितना होगा। तो यहां पर बच्चे जनरली देखते नहीं है, यहां पर हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी होता है। अगर एक एक हाइड्रोजन है तो नॉर्मली ये 6 सिग्मा यहां से आ जाएंगे, और हर जगह सर कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब एक एक सिग्मा वहां पर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो जाएंगे, 12। और पाई ध्यान से देखोगे तो एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, तो पाई कितने हो जाएंगे सर, 3। तो अगर डायरेक्टली सवाल पूछा गया सिग्मा और पाई का तो आंसर दे देना 12 और 3। अगर सिग्मा रेशियो पाई पूछा गया है तो इसी को बस कुछ भी मत करो, 12:3 कर दो, या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4:1, या सम पूछ ले 4 + 1 कर देना, 5 हो जाएगा, इस तरीके से। और एक सवाल आप कमेंट में बताओगे, ये वाला होमवर्क है क्या आपका, ये दूसरा होमवर्क बन चुका है आपका। एक सवाल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर में दिया है, और दूसरा सवाल कहां पर है सर, बेंजोइक एसिड में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये सवाल सीईटी में भी पूछा जा चुका है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, तो एक बार देख लेना और अच्छे से सॉल्व करके आंसर कमेंट में करने की कोशिश करना। अगला टॉपिक है अपना हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल टॉपिक है सर केमिकल बॉन्डिंग का, पर थोड़ा सा अगर कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूछ लिया जाए, थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, एक स्टेरिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। स्टेरिक नंबर अगर 2 आएगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और शेप होता है आपका लीनियर। यहां पर मैं स्टेरिक नंबर लिखा हूं, जो आप इससे कैलकुलेट करोगे उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और उसके पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, और ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन, और ये है आपका शेप और एंगल। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आया तो हाइब्रिडेशन होगा sp और शेप होगा लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। अगर स्टेरिक नंबर 3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 120, स्टेरिक नंबर 4 sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। अब कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए मैंने स्टेरिक नंबर 4 तक ही लिखा है। स्टेरिक नंबर 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अगला जब कभी भी चैप्टर होगा अपना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन होगा। अगला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि मैं तुमको लगभग 10 कंपाउंड देने वाला हूं नीचे एक पीडीएफ के फॉर्म में, उसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन से उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेजर पार्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपका पूछा जाता है IUPAC से। IUPAC किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे अगर अपने को अगर नेम लिखना है, खुद का नेम लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं सर, थोड़ा सा रेस्पेक्ट वगैरह देखते हैं और लिखते हैं मिस्टर या मिसेस, फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है आपका फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद आप क्या लिखते हो सर, लास्ट नेम। इसी पैटर्न में लिखते हो। जैसे सपोज करो तुम्हारा नाम मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, मिस्टर एक्स, और उसके बाद आखिरी में क्या चिपका दूंगा, सर नेम। उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर अपने को IUPAC लिखना है तो सबसे पहला उसका लिखा जाता है सर प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, फिर उसके बाद लिखते हैं सफिक्स। अब इसी में थोड़ा सा इसको और अगर हम लोग अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्रीफिक्स में भी आपके दो टाइप के प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स 2, एक होता है प्रीफिक्स 1, और उसके बाद फिर लिखा जाता है आपका वर्ड रूट। फिर सफिक्स को भी फर्दर डिफाइन करेंगे तो एक होता है सफिक्स 1, एक होता है आपका सफिक्स 2। अब ये प्रीफिक्स 2 क्या होता है सर, और प्रीफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 1 क्या होता है, आपका सफिक्स 2 क्या होता है। जैसे सपोज करो अगर तुमको किसी रिलेशन में गए हो, तुम्हारे साथ एक छोटा सा भाई आया है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, आपकी, और उसको तो कंसीडर भी नहीं किया जाता है। उसी तरीके से अगर पेरेंट चेन में कुछ अदर ग्रुप्स आते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है आपका प्रीफिक्स 2। उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स 2। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले प्रीफिक्स 2 की कैटेगरी में कौन कौन आने वाला है, आपका नाइट्रो ग्रुप आते हैं, प्रीफिक्स 2 की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अल्कोक्सी हो गया आपका, हेलोजेंस हो गए, और अल्काइल ग्रुप हो गया, ये सभी किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं, प्रीफिक्स 2। इसका मतलब IUPAC ने इन सबको किसकी तरह माना है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि IUPAC के अकॉर्डिंग ये सभी कैसे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो आपको इनको भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करके आंसर देना होता है। ठीक, अगला है प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 ये बताता है कि आपका कंपाउंड
एलिफेटिक मतलब चेन में है नॉर्मल, या आपका साइक्लिक कंपाउंड है। अगर साइक्लिक होता है प्रीफिक्स 1 यूज किया जाता है साइक्लो। फिर अगर बात करें तो वर्ड रूट आपका ये बताता है कि आपके लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होंगे एथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होंगे पेंट, 6 कार्बन होंगे हेक्स, 7 कार्बन होंगे हेप, 8 कार्बन होगा ऑक, 9 कार्बन होगा तो नोन, 10 कार्बन होगा डेक, 11 होंगे तो डोडेक, 11 होंगे तो डोडेक, 12 होंगे तो सॉरी डोडेक की अंडेक, 11 पे अंडेक, 12 पे डोडेक, 13 पर ट्राइडेक। इस तरीके से चलते जाओगे तो 20 पर आपका आता है आइकस। 20 पर क्या आता है? आइकस। 11 याद रखना, 11 को क्या बोलते हैं? अनडेक, 12 को क्या बोलते हैं? डोडेक। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो अगर यहां पर, हाँ ये कुछ लोग को लग रहा होगा सर पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा है क्या? पागल, पढ़, प्रियंका चोपड़ा नहीं है, ये है पेरेंट चैन। हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिमाग में लेकर बैठा रहता है, पीसी के बारे में ज्यादा सोचता है। चल इधर देख, ये पेरेंट चैन है, ठीक। पीसी का मतलब पेरेंट चैन, भूल ना जाना, लिख लेना इस चीज को, ठीक। सफिक्स 1 है बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अगर सपोज करो सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोला जाएगा? एन। सफिक्स 1 उसका क्या यूज करेंगे? एन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। और आखिरी में आता है अपना सफिक्स 2। सफिक्स 2 जो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेमिंग सीखते हैं। अब इस सबको पढ़ने के बाद कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल से हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम वगैरह लिखते हैं। उसमें सबसे पहला रूल आपका, किसी भी कंपाउंड का आईयूपैक लिखते वक्त सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चैन करते हैं कि पेरेंट चैन आपको दिया गया होगा, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके सामने मैंने कुछ ये चैन लिखा इस तरीके से, इसमें बताओ कितने कार्बन कार्बन चैन दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर एक तो यहां से यहां तक चैन दिख रही है, एक स्ट्रेट चैन दिख रही है, एक यहां से यहां तक चैन दिख रही है। अब इन तीनों में से कौन सा है पेरेंट चैन? कौन सा है पेरेंट चैन? तो पेरेंट चैन ऐसे डिसाइड किया जाता है जिसमें आपका सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप। वो चैन पहले सिलेक्ट की जाती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको देखना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चैन में आ जाए। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर वो भी आइडेंटिकल हो जाएंगे तब आपको देखना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैंने क्या सीक्वेंस बताया? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या देखना है? फिर क्या देखना है? जल्दी बोलो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर क्या देखना है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब यहां पर तो सर फंक्शनल ग्रुप दिख ही नहीं रहा है कुछ, ना ही अपने को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां से जब यहां तक चलोगे तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन दिख रहे हैं फिर और दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यहां से यहां तक मूव करोगे 1 2 3 4 5, ये थोड़ा और प्रायोरिटी अच्छी हुई सर, 4 से 5 पर पहुंच गए। एक बार स्ट्रेट में भी चेक कर लेते हैं। स्ट्रेट में अगर देखोगे तो स्ट्रेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये अपना बन जाएगा पीसी। ये अपना क्या बन जाएगा? पीसी। फिर से वही पेरेंट चैन, ठीक। फिर उसका बाद दूसरा आता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चैन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चैन, अब इस चैन को अपने को नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग मतलब वही 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर देना होता है। तो नंबरिंग करते वक्त भी वही प्रायोरिटी जाएगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। फिर क्या देखना है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल जाए। तीसरा आपको क्या देखना है? तीसरा क्या देखना है? सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल जाए। पर प्रायोरिटी यही रहने वाली है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो इस तरीके से नंबरिंग करो ताकि पीसी में क्या मिले आपको? थोड़ा सा नंबर छोटा मिल जाए। फिर आखिरी में अगर 2 सेम आइडेंटिकल ग्रुप लगे हैं तो आप उनका बार बार नेम ना लिख के डाई यूज करोगे, ट्राई यूज करोगे, टेट्रा यूज करोगे। इसके अलावा अगर आपका पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो जाएगा तो अपने को देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे सपोज करो एक है ब्रोमो और एक है क्लोरो, इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा सर? ब्रोमो और क्लोरो में। तो ये आपका बी से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका सी से स्टार्ट हो रहा है। तो बी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले प्रायोरिटी है तो इसका मतलब इसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर बाद में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? क्लोरो को। एक एग्जांपल लेकर तुमको दिखा भी देता हूं कैसे आप बोलना चाह रहे हो। जैसे सपोज करो यहां पर Cl है, यहां पर Br है। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही कार्बन कार्बन चैन है तो ये बनेगा अपना पेरेंट चैन। इसके अलावा कोई चैन तो दिख ही नहीं रही है, इसका मतलब ये बना पेरेंट चैन। फिर मैंने क्या बोला? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चैन। तो नंबरिंग करने का 2 तरीका है, या तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट आऊं। तो अगर लेफ्ट टू राइट गया तो 1 2 3 4 5,
तो सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा नंबर मिला, 2 और 4। यही अगर मैं राइट टू लेफ्ट आता तो भी नंबर क्या मिलता, 1 2 3 4 5, 2 और 4। इसका मतलब नंबर तो आइडेंटिकल हो गए सब्स्टिट्यूएंट के। तो आप कैसे देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर BR है, यहां पर CL है, तो इसका मतलब इसको नंबर पहले फिर इसको नंबर बाद में। इस तरीके से आप नंबरिंग वगैरह मतलब कर सकते हो पेरेंट चेन की। बात समझ में आया? चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, फिर उसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप वाले आयुपैक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आयुपैक में हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखा गया था, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। उसी में अपना मैंने एक हेडिंग लगाया था अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप भी किसमें आते हैं, अपना प्रीफिक्स 2 में। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप हैं जो आपके बार बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपके आयुपैक में भी आपका मतलब यूज वगैरह आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन से अगर देखोगे तो ये अपना है मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 और इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आपका Me से। इसी तरीके से इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है CH3। इसमें से भी एक हाइड्रोजन कहीं से भी आप निकाल सकते हो। अभी हम लोग डिग्री सीख कर आए हैं, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। किसी भी प्राइमरी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालो तो आपको मिल जाएगा CH2 CH3, जो कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ET या C2H5। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसका नाम होता है, अगर इसका नाम इथेन है तो इसका नाम पड़ जाता है इथाइल। इसका नाम क्या पड़ता है, इथाइल। इसी तरीके से इसका नाम क्या पड़ता है, मिथाइल। बस कुछ भी मत करो, जो सफिक्स वाला पार्ट है ना उसको हटा के उसकी जगह क्या लिख दो, आइल। एक कार्बन का अपना कंपाउंड था इसलिए वर्ड रूट मेथ, और आखिरी में क्या लग गया, आइल। 2 कार्बन का था इसलिए एथ, और आखिरी में आइल। इसी तरीके से अगर थर्ड कंपाउंड की बात करें तो प्रोपेन है। प्रोपेन में अपने को दिख रहा है साफ साफ सर, ये अपना कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, 2। एक तो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। इसका मतलब अगर प्राइमरी से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो अलग अल्काइल ग्रुप मिलेगा, सेकेंडरी से निकाला तो अपने को अलग अल्काइल ग्रुप मिलने वाला है। तो यहां पर अगर मैंने प्राइमरी से निकाला तो अपने को क्या मिलेगा, N प्रोपाइल। मतलब N का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन कनेक्टेड हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, N प्रोपाइल। इसका नाम क्या पड़ेगा, N प्रोपाइल। इसी तरीके से अगर मैंने 2 डिग्री से निकाला तो 2 डिग्री से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे तो आप उस पर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल एक मिथाइल, एक मिथाइल एक मिथाइल। एक कार्बन पर जब 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, एक कार्बन पर जब 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो उसको बोला जाता है आपका आइसो ग्रुप। एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, इस ग्रुप का नाम क्या होता है, आइसो ग्रुप। इसी तरीके से अगर एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कितने मिथाइल ग्रुप, 3, तो 3 वाले का नाम होता है नियो ग्रुप। तो यहां पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो एक ऐसा कार्बन है जिस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये तो बना आइसो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोपाइल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ जाएगा, आइसो प्रोपाइल। ठीक, अगला 4th, इसको नोट कर लेना थोड़ा सा कहीं पर नोट बना के, मतलब आइसो ग्रुप वगैरह और नियो ग्रुप। ठीक, अगला कंपाउंड है अपना ब्यूटेन। ब्यूटेन के टोटल 2 आइसोमर्स होते हैं, एक होता है एन ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। ये थोड़ा सा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बोर्ड में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। फिर से मैंने तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, एक है एन ब्यूटेन, एक है आइसोब्यूटेन। अगर एन ब्यूटेन की बात करें तो एन ब्यूटेन में भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां पर इसके पास 1 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये 1 कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। इसका मतलब टोटल डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं, 2। क्यों, क्योंकि सर 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, 1 डिग्री 2 डिग्री से कनेक्टेड है, दोनों कैसे हैं सर, आइडेंटिकल। इसी तरीके से 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से, 2 डिग्री वाला 2 से, 2 डिग्री वाला 2 से। इसका मतलब ये भी दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। तो एक बार यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, एक बार यहां से निकल सकता है। अगर तुमने प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला तो जो अल्काइल मिलने वाला है उसका नाम पड़ता है एन ब्यूटाइल। इसका नाम क्या पड़ता है, एन ब्यूटाइल। इसी तरीके से अगर तुमने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला तो आपका नाम पड़ता है सेक ब्यूटाइल। इसी चीज को कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करके आपको मिल सकता है कि यहां पर CH होगा, CH3, यहां पर आपका CH2 CH3। दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बस ये भी बता रहा है कि 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया है तो 2 डिग्री वाले पर एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, बस कुछ भी फर्क नहीं है। हाँ, इसका आयुपैक लिखना होगा तो आयुपैक हमेशा कैसे लिखा जाता है, अल्काइल वालों का, जहां से भी फ्री बॉन्ड दिख रहा हो, जहां से भी फ्री बॉन्ड दिख रहा होगा, नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से फ्री बॉन्ड दिख रहा होगा। तो यहां पर फ्री बॉन्ड कहां पर दिख रहा है सर, यहां से, इसका मतलब ये बनेगा अपना पहला कार्बन। इसके बाद वही सारे पुराने आयुपैक के रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, इस तरीके से आप सारे वही
आयुपैक रूल अप्लाई करोगे। ठीक, तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपना बना सर 1, नीचे जाएंगे 2 कार्बन की चेन, अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो 3 कार्बन की चेन, तो इसका मतलब ये बनेगा अपना पेरेंट चेन, 3 कार्बन की चेन मिल गई है अपने को, और 1 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो सेक ब्यूटाइल का आयुपैक नेम, ये जो सेक ब्यूटाइल है ना, ये कॉमन नेम है। आयुपैक नेम लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 1 पर मिथाइल है इसलिए क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं सर, 3, तो आखिरी वर्ड रूट क्या आ जाएगा, प्रोप, और ये अपना अल्काइल ग्रुप है तो सफिक्स के रूप में आ जाएगा प्रोपाइल। ये आपका सीटी में पूछा जा चुका सवाल है। सेक ब्यूटाइल का आयुपैक नेम बता दो, तो सेक ब्यूटाइल का आयुपैक नेम क्या होगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। कर लोगे पक्का। इसी तरीके से नीचे वाले भी हैं, नीचे वाला सर आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन में भी ध्यान से नोटिस करोगे, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हो, एक कार्बन, इसने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा सा पीछे बैक करना, अगर ना समझ में आ रहा हो फिर से देखना, डिग्री आप आइडेंटिफाई कर लेना। तो इसमें भी टोटल डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं सर, 2, एक तो प्राइमरी और एक टर्सरी। प्राइमरी वाले को हटाओगे तो अपने को मिल जाएगा सर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल। शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IBU से। इसी तरीके से 3 डिग्री वाले को रिप्रेस करोगे तो आपका मिल जाएगा ये एक कार्बन पर 3 मिथाइल और एक फ्री बॉन्ड लगा होगा। ये जो आपका ये बॉन्ड दिख रहा है ये फ्री बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक, फ्री बॉन्ड का मतलब यहीं पर आपका पेरेंट चेन से ये ग्रुप कनेक्ट होने वाला है, या यहीं पर कोई भी ग्रुप आने वाला है। जैसे कई बार क्या होगा, आयुपैक नेम पूछा जाता है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका पूछा जाता है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, तो बस कुछ भी मत करना, यहां पर Cl लगा देना, वो बन जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, यहां पर OH लगा देना। सेक ब्यूटाइल साइनाइड, यहां पर Cn लगा देना। सेक ब्यूटाइल अमाइन, यहां पर NH2 लगा देना। इस तरीके से आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगाओगे, डिफरेंट कंपाउंड्स मिल जाएंगे। अब आइसोब्यूटाइल का आयुपैक नेम लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन की चेन मिलेगी और सेकंड कार्बन पर क्या मिलेगा, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपका 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोप, और आखिरी में क्या लिख दोगे, आइल। ये CH3 है ना, CH3 पीछे देख के आओ, CH3 क्या लिखा गया, मिथाइल, इसका मतलब ये तो बना मिथाइल ग्रुप और पूरा पेरेंट चेन में 3 कार्बन और आखिरी में आइल। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 1 2 3। इसका भी नाम क्या लिखोगे आप गलती हो गई ना, मैंने बोला था जहां से आपका फ्री बॉन्ड होगा वहीं से नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहां से होगा सर, ये फ्री बॉन्ड रहा, ये आपका फर्स्ट कार्बन, इधर जाओगे तो भी 2 कार्बन, नीचे आओगे तो भी 2 कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो भी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की चेन मिलेगी। और फर्स्ट कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो इसलिए 1,1 डाई मिथाइल, 2 हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए प्रीफिक्स यूज किया गया डाई। और 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ, अभी पीछे ही मैंने बोला था, और आखिरी में लगा दोगे आइल। तो टर्ड ब्यूटाइल का आयुपैक नेम क्या पड़ जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इस तरीके से कुछ मैंने अल्काइल ग्रुप तुमको बताए हैं। आप चाहो तो एक बार आइसोपेंटाइल बना के ट्राई कर लेना, आइसोपेंटाइल भी पूछा जाने का चांसेस रहता है। बस हाँ, किसी भी अगर अपने को आइसो बनाना है, नियो बनाना है, तो जो अभी मैंने तुमको ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या थी, एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ आइसो बन जाएगा, एक कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगाओ तो नियो बन जाएगा। बस उसमें एक ही एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन कौन सा है कि अगर अपने को आइसो ऑक्टेन बनाना है तो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर एज इट इज नहीं चलता, जैसे हम लोग सोच रहे हैं क्या कि एक कार्बन पर 2 मिथाइल और बाकी सर मतलब 3 कार्बन तो हो ही गए, 5 स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दूंगा, वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। उसका स्ट्रक्चर आइसो और नियो ग्रुप दोनों ही साथ में दिखते हैं और बीच में एक कनेक्टिंग कार्बन होता है। इस तरीके से आप किसी भी अल्काइल ग्रुप का नाम वगैरह लिख सकते हो। बताओ यहां तक क्लियर है, पक्का? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इस टाइप के टर्म्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि सफिक्स टू वाले, जो मैंने आपको आखिरी में बोला कि ये फंक्शनल ग्रुप वाले कुछ अलग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका ये 12 फंक्शनल ग्रुप अपने सिलेबस में है। इसमें से बहुत मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला है आपका अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही साथ कभी कभी दिखना है साइनाइड या अमाइंस वगैरह, कभी रेयर केस में। इसमें से मैक्सिमम मैंने थोड़ा बहुत और लिख दिया है प्लस पॉइंट के लिए, हो सकता है अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार देखकर गए रहोगे तो ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, ये अल्कोहल, फिर उसके बाद अल्डिहाइड, इसमें मैंने लिखा है सफिक्स टू, प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू का मतलब क्या है, कई बार क्या होगा एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो वहां पर एक कोई बनता है मेन फंक्शनल ग्रुप और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा उसका हम लोग क्या यूज कर लिया करेंगे, प्रीफिक्स टू, और जो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो हम लोग बिहेव करेंगे अपना सफिक्स टू का लेकर।
और नाम लिख लिया करेंगे। ठीक, तो उसमें भी अभी हम आखिरी लास्ट पॉइंट होगा अपना आज थियरी का, कि जिसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखने वाले हैं। तो यहां तक अपना आयुपैक वाली कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर थोड़ा सा आपको फिर से एक बार रिकॉल कराऊं, तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डिग्री वगैरह पढ़ी, फिर उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जिसमें और भी चीजें हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई, आयुपैक पढ़े। और अगला पार्ट जो होगा उसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अपना लास्ट टॉपिक, इसको जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से ये सारे नोट कर लो। इसमें मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूं, वो साथ ही साथ वहां पर लिख लेना, कि जैसे अल्डिहाइड कैसा होता है आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जहां से ये आपका प्रेजेंट होगा वहीं तो चेन टर्मिनेट हो रही होगी या स्टार्ट हो रही होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो जहां जहां TFG लिख रहा हूं उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आपका चेन को टर्मिनेट करने वाले फंक्शनल ग्रुप है। जल्दी से मेरे साथ ही साथ नोट कर लो इस टेबल को। ये भी आपका TFG है, ये भी आपका TFG है, और ये भी आपका TFG है। TFG की एक खास बात और बताऊं, कि हमेशा अगर TFG है ना, तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन उसी कार्बन से स्टार्ट होता है जहां पर आपका TFG प्रेजेंट होता है। दिमाग ही नहीं लगाना है, जहां TFG दिख जाए वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, TFG थोड़ा सा याद कर लेना। इसमें जनरली TFG वही है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसमें अगर कीटोन को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग कैसे हैं सर, TFG है। जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। ठीक, अगला प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं, चलो जल्दी से लिख लेते हैं। हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप वाला चार्ट मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, अच्छे से उसको याद कर लेना, उससे बहुत सवाल पूछे जाएंगे। डायरेक्टली कभी कभी आइडेंटिफिकेशन का पूछ लिया जाएगा। अगर मैंने एक चीज और उसमें लिखवाया प्रीफिक्स टू, वही ये कहानी है। जैसे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हुए तो उसमें आपको इस ऑर्डर से चेक करना है कि जो पहले आ रहा होगा वो बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो बाद में आ रहा होगा वो बनेगा लोअर फंक्शनल ग्रुप। और उसका क्या यूज किया जाएगा, आपका प्रीफिक्स टू यूज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल जाते जाते आपको दिखा देता हूं। जैसे सपोज करो तुम्हारे सामने मैंने एक कंपाउंड लिखा, यहां पर लिखा NH2, यहां पर लिखा COH, यहां पर लिखा OH। अब इसमें अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो एक ही कंपाउंड में सर तीन तीन फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तीन फंक्शनल ग्रुप आए तो किसका किसका सफिक्स लिखोगे? तो आयुपैक वालों ने बोला कि भाई मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं फंक्शनल ग्रुप का, उसके हिसाब से जो पहले आ रहा हो उसको मान लेना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और बाद वालों को क्या मान लेना, लोअर फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें से अगर ध्यान से नोटिस करोगे COH आया, COH सबसे पहले बैठा हुआ, इसका मतलब ये बन जाएगा अपना मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप बना तो ये दोनों किसकी तरह चले जाएंगे सर, आपके लोअर फंक्शनल ग्रुप की तरह। और लोअर फंक्शनल ग्रुप की तरह जैसे ही गए ये दोनों का क्या यूज किया जाएगा, आपका प्रीफिक्स। और ये अपना टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से नंबरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट में आंसर करने की कोशिश करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। चैप्टर को अच्छे से शुरुआत से जो भी चीजें ना समझ में आए अच्छे से दोबारा बैक मतलब 2 बार 3 बार करके देख लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करते रहो, CET एग्जाम अच्छे से दो। मिलते हैं फिर ठीक अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon button to get first notification of this video uploaded on this channel। ठीक, मिलते हैं बेटा।